Hello and warm welcome to all our dear students. Today is 16th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But before starting the discussion, let us see the ethical terms that we discusses on the daily basis. तो आज का मुद्दा आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस से रिलेटेड है। इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हो। लेट्स से कोई व्यक्ति है, उसका अपना बिलीफ होता है, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है या फिर उसकी अपनी वैल्यूज होती है जो वो अपने एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन लेट्स से कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पर वो व्यक्ति ने एक्शन तो लिया बट दैट एक्शन वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ हिज और हर बिलीफ और एटीट्यूड और वैल्यूज और बिहेवियर। तो ऐसे में दिमाग में मतभेद उत्पन्न होता है and that distinction is your cognitive dissonance, यानी कि it is a situation of mental discomfort when there is a conflict between the belief attitude in the actions conducted by the person. एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखें तो लेट्स से कोई आईपीएस ऑफिसर है जो नॉन वायलेंस अहिंसा में विश्वास रखता है, लेकिन लेट्स से किसी रीजन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू आ गया, वहां पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब उस भीड़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लेट्स से कि दैट ऑफिसर हैड गिवन ए डायरेक्शन कि लाठी चार्ज कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसका वैल्यूज है और जो वो एक्शन लिया दोनों में अंतर हो गया एंड दैट डिफरेंस विल लीड टू ए कंडीशन इनटू इट्स माइंड लाइक मेंटल डिस्कम्फर्ट। यू मे हैव आल्सो फेल्ट दिस टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट। कैन यू गिव मी द एग्जांपल इन द कमेंट सेक्शन? सो मूविंग ऑन टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन. First of all, we have launched our courses and you can enroll. The contact number has been given in the detail. आज हमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कशन करना है एंड पहला आर्टिकल आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। एक बेसिक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछने का प्रयास करूं, पॉवर्टी क्या है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं पॉवर्टी मतलब क्या? पॉवर्टी का हिंदी मतलब हुआ गरीबी। तो अगर हम बोले सिंपल भाषा में कि जब कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती है टू सस्टेन देयर लाइफ, दैट इज सिंपली नॉन एज पॉवर्टी। अब बेसिक नीड्स क्या है? तो रोटी कपड़ा और मकान, एक फिल्म भी आई थी, इसमें रोटी कपड़ा और मकान पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और भी होती हैं लेकिन मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए। तो हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन करने का तरीका है, एक होता है कंजम्पशन बेस्ड मेथड और दूसरा होता है आपका जो हम नॉन इनकम बेस्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने में, तो वो भी एक मेथड है। लेकिन इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो ये है कि जो आपका कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट किया जाता है वो काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पैरामीटर्स। क्यों, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, वो हम आर्टिकल में देखेंगे। दूसरा आर्टिकल आपका इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग है। अभी आप देखो वेरियस डाटा बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी रिलीज की गई हैं जिसमें साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इन्फ्लेशन इज वेरी हाई दिस टाइम। इनफैक्ट जो आपका इन्फ्लेशन निकल कर आया है दैट इज हायर देन द 1.5 ईयर्स बिफोर। तो आखिरकार क्या कारण है और इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर बेसिक डिस्कशन करेंगे। So now shifting our focus to our editorial discussion, the first article will be covered under GS paper 2. तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है, नीति आयोग ने
रिपोर्ट जारी किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो हम पॉवर्टी मेजर करते हैं, एक बिलीफ रहता है कि जो भी व्यक्ति बहुत ही कम पैसे कमा रहा है या फिर जिसकी इनकम काफ़ी कम है वही गरीब है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम इनकम के डायमेंशन को कम वैल्यू देते हैं एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस, लाइक हम यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल है या नहीं है, इन सब पैरामीटर्स पर भी फोकस करते हैं। So that's why it is referred as multi-dimensional, because here poverty is measured in terms of various dimensions, not attached to single dimension only, that is income. तो कंटेक्स्ट यही है, नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट जारी किया है और इसमें एक बड़ा अचीवमेंट निकल कर आया है। जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन द पीरियड ऑफ 2015-16 टू 2019 जो आपका पॉवर्टी है 25% से रिड्यूस हुई, एंड अब लगभग इस पीरियड में 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। 13.5 करोड़ मीन्स 135 मिलियन पीपल, तो बड़ा अचीवमेंट तो है ही, और ये आपका लगभग 4 सालों में हुआ है ना। अब दूसरी बात करते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट भी जारी हुई, और वो जारी कौन करता है, याद रखना है आपको, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं इस प्रकार के रिपोर्ट पूछ लिए जाते हैं ऑन ईयर एंड ईयर बेसिस, एक क्वेश्चन तो रिपोर्ट पर रहता ही है। तो इसे जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या बात निकल कर आई है कि जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो भी कम हुआ है, फ्रॉम 27.5% जो 2015-16 में था घटकर 16.2% हो गया इन 2019-21। नाउ ये जो अभी हमने बात करी वो बेसिकली आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स भी निकालती है, और जो भी आपका वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है टू रिड्यूस पॉवर्टी वो आपका कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट पर होता है। तो इस आर्टिकल में सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स की बात कही जा रही है। अब हम देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है, उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि इश्यू क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो जब हम कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की जाती है वो कंजम्पशन के आधार पर कि जो व्यक्ति है वो पर डे या फिर पर मंथ कितना कंज्यूम कर पाता है। अगर वो बेसिक मिनिमम कंजम्पशन कर पाता है तो वो आपका एबव पॉवर्टी लाइन है, अगर वो उससे कम कंजम्पशन करता है तो फिर वो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये जो कंजम्पशन निकाली जाती है इट इज बेस्ड ऑन बास्केट्स ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इस बास्केट में आपका जो फूड आइटम्स है वो भी आ जाते हैं, क्लॉथ्स भी आते हैं, हाउसेस भी आते हैं, ठीक है। तो वही बात कही जाती है कि जो कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स होती है वो काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स, दैट वाई इसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। और जो आपका कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी रेशियो निकाली जाती है वो नेशनल सैंपल सर्वे के तरफ से होता है। अब जैसे क्या इश्यूज है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उसको पहले समझते हैं। जो रिपोर्ट आई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का 2018 में, उसमें ये बात कही गई कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लगभग आपका 50% से कम हुआ बिटवीन द पीरियड 2005 टू 2015, यानी कि 10 सालों में ऑलमोस्ट 50% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई। और वो
कम होकर लगभग 27.5% आ गई। और अगर हम नंबर्स के टर्म में बात करें तो लगभग आपका 27.1 करोड़। अलोंग विथ, अगर हम तेंदुलकर कमिटी मेथोडोलॉजी की बात करें जो आपका कंजम्पशन मेथोडोलॉजी पर आधारित है, ठीक है, तो उस मेथड के आधार पर जो पॉवर्टी में कमी आई है बिटवीन द पीरियड ऑफ 2004 एंड 2011, वो लगभग आपका 13.7 करोड़ है या फिर 137 मिलियन। अलोंग विथ रंगराजन कमिटी, बिकॉज आप समझो कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं आपको तेंदुलकर कमिटी मेथड्स का नाम सुनने को मिलेगा, कहीं आपको रंगराजन कमिटी का नाम सुनने को मिलेगा, है ना। एंड ये सब आपका कंजम्पशन बेस्ड मेथोलॉजी पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर हम कंजम्पशन को प्रायोरिटी लेकर चलते हैं टू डिटरमाइन द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। तो अगर हम रंगराजन कमिटी मेथोडोलॉजी की तरफ जाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस बिटवीन द पीरियड ऑफ 2009 टू 2011 लगभग 92 मिलियन पर्सन आउट ऑफ पॉवर्टी हुए। अप्रोक्स का हो तो 46 मिलियन पर ईयर। तो अगर हम इसी को डिकेड के टर्म में देखें यानी कि 10 सालों में, तो ऐसा लगेगा कि जो आपका 46 मिलियन पर एनम पॉवर्टी कम हुई है, तो 10 सालों में कितना हो जाएगा आपका? 10 सालों में 46 करोड़ हो जाएगा। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने क्या बोला कि 10 सालों में 27 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो एस्टिमेट दे रहा है वो डाटा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, जबकि इन दोनों कम्युनिटी की हम बात करें तो ये थोड़ा सा रियलाइबल डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक इश्यू आया आपका, है ना। अब चलते हैं अनदर इश्यू के बारे में। वेरियस एक्सपर्ट ग्रुप, उन्होंने बहुत इश्यूज issues रेज किए थे रिगार्डिंग द पैरामीटर्स विच इज used in the multidimensional poverty index, like the measurability, aggregation across indicators, as well as सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है आपका डाटाबेस। जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो डाटा का सोर्स क्या है, डाटा का जो एरिया ऑफ सैंपल्स है वो क्या है, वो सब भी मैटर करेगा। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि अगर डाटा का सैंपल काफ़ी कम रहेगा तो फिर वो रियलाइबल डाटा हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें पहले इश्यू की, दैट इज द इश्यू रिलेटेड टू मेजरेबिलिटी, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में चाइल्ड मॉर्टेलिटी को एक इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है ये पॉपुलेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, हाउस होल्ड को नहीं रिप्रेजेंट करता है। और जबकि पॉवर्टी की हम बात करें तो वो हाउस होल्ड कि कंजम्पशन पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आपका बस पॉपुलेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा प्रॉब्लम है आपका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को आप सिंपल शब्द में समझिए कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर्स, देयर शुड बी ए इंडिपेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, है ना, हेल्थ एक पैरामीटर यूज करते हैं, एजुकेशन एक पैरामीटर यूज करते हैं, आपका मोर्टेलिटी रेट एक पैरामीटर होता है, सैनिटेशन भी एक पैरामीटर होता है। ये सब पैरामीटर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज होगा। तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एज इट शुड बी। फॉर एग्जाम्पल एसेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते विद रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड मॉर्टेलिटी बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर नहीं होगा तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी बढ़ेंगी, है कि नहीं है, तो वो बात निकल कर आती है। एज वेल एज देयर आर अदर फ्लोज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सारे नॉन इनकम इंडिकेटर्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू एन इंडेक्स
तो वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। नॉन इनकम इंडिकेटर, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, आप इसको वैल्यू कैसे दे सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। जबकि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में हम इन्हें वैल्यू देते हैं, ठीक है। और उसमें भी क्या डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, एजुकेशन के लिए डिफरेंट वैल्यूज आता है, सैनिटेशन के लिए अलग वैल्यू होता है, सब कुछ। तो बिकॉज दीज ऑल आर सब्जेक्टिव, हाउ कैन यू मेक इट ऑब्जेक्टिव? बाय गिविंग ए नंबर, बाय गिविंग एन इंडेक्स। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस मेथड को क्रिटिसाइज भी किया, जैसे डेटन एंड द्रीज। इन्होंने ये बात कही कि ठीक है, जो आपका एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट का हम इस्तेमाल करते हैं, आप अगर अन्य इंडिकेटर्स लाना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन के कुछ इंडिकेटर लाना चाहते हैं या फिर हेल्थ के कुछ इंडिकेटर्स लाना चाहते हैं, तो ठीक है, आप एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट में ला सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी कैन सप्लीमेंट बट वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट। along with there was other person, there is other person like श्रीनिवासन। उनका कहना था कि अगर हम पब्लिक सर्विसेज को अनदर डायमेंशन के रूप में देखें along with द कंजम्पशन डायमेंशन, तो फिर ये काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी लेकर आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट से कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स से कुछ इंडिकेटर्स ले लिए जाते हैं, एज वेल एज जो कंजम्पशन बेस्ड मेथडोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों को आप मिला दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा पॉवर्टी एस्टिमेशन देगा। लेकिन कंप्लीटली सब्सटीट्यूटिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विथ कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन, इट इज नॉट सुटेबल। so this is the issue now। एक और पॉइंट निकल कर आती है, जैसे आपने भी महसूस किया होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इनकम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इनकम आता है उसके पास, तो जाहिर सी बात है जो आपके नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी है, जैसे आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, वो सब रिलेटिवली अच्छा ही होगा। जैसे कोई फैमिली है, वो पर डे 20,000 रुपये लेट से कमाती है, तो जाहिर सी बात है उसके फैमिली मेम्बर्स, बच्चे होंगे या फिर उनके माता पिता होंगे, सब अच्छे लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे, बेटर एजुकेशन मिल रहा होगा, बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो फिर आप नॉन इनकम इंडिकेटर्स जो है वो इनएडिक्वेट इनकम को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर लेट से कि पैसे कम हुए तो आपका शिक्षा या फिर न्यूट्रिशन सब जो है सही नहीं होगा, लेकिन पैसे अच्छे आते हैं घर में, तो फिर ये सब इंडिकेटर्स भी इम्प्रूव होगी। तो ये बात होती है। हैंस डिफाइनिंग पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो ये कंक्लूजन आपका निकल कर आता है। ऑल्सो अगर हम कंजम्पशन डाटा की बात करें, तो अभी फ़िलहाल तो जो कंजम्पशन डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसके ग्राउंड पर हम पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं, एज वेल एज वेरियस स्कीम्स लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये अभी काफ़ी पुरानी डाटा हमारे पास अवेलेबल है 2011-12 का। जबकि अभी आपका ईयर क्या चल रहा है, 2023-24। तो पहली बात तो ये कि काफ़ी पुराना डाटा है, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि नए डाटा को कलेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने शुरुआत भी की थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डाटा को कलेक्ट करने के लिए 2017-18 में, लेकिन अभी तक रिपोर्ट रिलीज नहीं किया गया, ठीक है। बट बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पॉवर्टी एस्टिमेशन करने का प्रयास करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपने अपने टूल्स का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इन सब का डाटा इस्तेमाल करके पॉवर्टी एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन अब बताओ, ये सब जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, दे विल गिव डिफरिंग कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने पैरामीटर्स है। एक इंस्टीट्यूट अपना पैरामीटर्स यूज करता होगा, दूसरा इंस्टीट्यूट अपना पैरामीटर यूज करता होगा, तो देयर विल बी डिफरिंग कंक्लूजन, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर शुड बी ए वन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी एस्टिमेशन
और कंपेयर करने में भी हमें आसानी होगी। अगर अदरवाइज अगर हम कंपेयर भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, अगर डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं इन कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो अभी फिर से इस साल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, एंड अगर कंपैरिजन करना है तो वी नीड वन मेथड, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कंपैरिजन के लिए यू नीड द सिमिलर पैरामीटर्स, तभी कंपैरिजन होगा। हालांकि जो भी डाटा रिलीज हुई है, जो भी सर्वे सामने आया है, इससे तो ये पता चला है कि पॉवर्टी कम हुई है जब जब आपका हायर ग्रोथ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि कोविड-19 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो निगेटिव में गई थी या फिर पॉजिटिव ग्रोथ थी, खासकर 2020 टू 21 का पीरियड? यस, निगेटिव ग्रोथ था। कितना निगेटिव ग्रोथ था आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि अगर निगेटिव ग्रोथ रहता है या फिर ग्रोथ रेट डिक्लाइन करती है तो फिर पॉवर्टी रेट बढ़ने लगती है। ठीक है, या फिर इसकी उल्टी बात करें तो अगर आपका कोविड के समय ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुआ था, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो रेट ऑफ पॉवर्टी डिक्लाइन है वो भी कम हुई होगी, है कि नहीं है? तो यही बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऑल्सो देर इज ए डिफरेंसेस इन द एग्रीगेट कंजम्पशन एस्टिमेट्स जो कलेक्ट किए जाते हैं वाया नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स एंड नेशनल सैंपल सर्वे डाटा। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंसेस आता है। और इतना ही नहीं, अब डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 50% का डिफरेंस है। अब इतना बड़ा गैप रहेगा तो ट्रस्ट कैसे किया जाएगा डाटा के ऊपर? ठीक है, आप देख सकते हो 1970s में लेस देन 10% आपका ये गैप था बिटवीन दिस टू डाटा, बट 2011-12 में बढ़ के ये 53.1% हो गया। तो अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, तो there is a need to supplement the results of consumption survey with the study of impact of public expenditure, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो तो हम कंसिडर करें ही करें, जैसे आपका हेल्थ पर क्या असर हो रहा है, एजुकेशन पर क्या असर हो रहा है, along with the consumption survey। तो ये आपका बेसिक कंक्लूजन निकल कर आता है। Now we will shift our focus to next editorial that will be covered under your paper GS3। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उस प्रोडक्ट के प्राइस में अगर राइज देखने को मिल जाती है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो वो आपका इन्फ्लेशन है। जैसे आप एक चॉकलेट खाते थे और उसका प्राइस 100 रुपीज़ था, अब अगले दिन गए दुकान में और पता चला कि उस चॉकलेट का प्राइस 120 हो गया, तो यहाँ पर 20% का इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि पहले हो सकता है आप इस चॉकलेट को खाते होगे, लेकिन अब 20 रुपये भरने के बाद हो सकता है आप इसकी कंजम्पशन को कम कर दो। ठीक है, पहले 10 खाते होगे, अब जो है आप 5 खा रहे हैं। क्यों? बिकॉज पैसे बढ़ गए, प्राइस बढ़ गया। तो वही होता है इकोनॉमी में, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होने लगेगी तो कंजम्पशन जो है लोगों की वो कम हो जाती है, और जहाँ कंजम्पशन कम होगा तो मान के चलिए इसका असर जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, उस पर भी पड़ेगा। बिकॉज जब कंजम्पशन ही नहीं है तो फिर प्रोडक्शन उस लिमिट से कम होगी जो पहले वो प्रोड्यूस कर रहा था कंपनी। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग सिनेरियो कि अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में है। जो अभी लेटेस्ट डाटा गवर्नमेंट की तरफ से आई है, दैट इज़ द डाटा फ्रॉम द एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डाटा। तो इसमें रिटेल इन्फ्लेशन लगभग आपका 15 मंथ हाई है, यानी कि इससे पहले 15 महीने पहले ये काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑल्सो यहाँ पर आरबीआई बाय मंथली मीटिंग करती है, रिव्यू करती है, इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने का प्रयास करती है, एज वेल एज ये भी देखती है कि हम इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, यानी कि रेपो रेट या फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको इन्फ्लेशन के अनुसार एडजस्ट करने का प्रयास करती है।
तो आरबीआई ने अपने इस करंट बाय मंथली पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, और साथ ही साथ ये भी बोली गई कि आने वाले समय में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो बढ़ेगा। अब ये इन्फ्लेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, इसका सबसे बड़ा कारण है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्यों बढ़ोतरी हुई है? बिकॉज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में आपके वेजिटेबल्स आ जाते हैं, और उसमें से आपका जो टमाटो है ना, टमाटर, उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। अप्रोक्स आप समझो कि एक समय था जब आपके 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे। तो उसका असर आपको इन्फ्लेशन पर या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन पर देखने को मिला। तो ये हमने बताया, देख सकते हो आप यहाँ पर, डाटा कंपाइल्ड बाय CMIE shows that sequential surge in vegetable prices was the highest in at least 5 years as the tomato price has skyrocketed to 14%। प्राइस में बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, जो आपका न्यूट्रिएंट रिच फूड है, ठीक है, अगर हम ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस देखें इसकी 15 अगस्त को मानकर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। कितना है आपका? 107.8 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 107 रुपये पर केजी आप मान सकते हो। जबकि अगर हम पिछले साल के 15 अगस्त की बात करें तो ये सिर्फ आपका 31.66 पर केजी था। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 गुना राइज हुआ। और इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इसका इम्पेक्ट कंज्यूमर पर पड़ेगा। द फैमिली विल फेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द मंथली फूड बजट, बिकॉज इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है ना। इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी तो नहीं है कि भाई साहब इन्फ्लेशन बढ़ा तो चलो उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो परचेजिंग पावर तो उनकी कम हो जाएगी। ऑल्सो देर इज ए जोग्राफिकल डिस्टर्बेंसेस गोइंग ऑन, लाइक ईएल नीनो का सिचुएशन चल रहा है। अनइवन मानसून, ईएल नीनो सिचुएशन मतलब समझ सकते हैं आप कि ये कहीं कहीं पर ड्राउट रीजन लेकर आएगा। ये क्लाइमेटिक फेनोमेना है, ज्योग्राफिकल फेनोमेना, और ईएल नीनो कंडीशन अगर प्रिवेल करती है तो फिर ये ड्राउट लाइक कंडीशन भारत में लेकर आता है, जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। ऑल्सो अनइवन मानसून, दे आर रेजिंग द अनसर्टिनिटी इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एंड इससे भी आपका आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एंड डिफिकल्टी आरबीआई को आएगी ही आएगी इन हैंडलिंग द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%, बिकॉज आरबीआई का टारगेट है कि इन्फ्लेशन 4% रखा जाए, ±2% हो सकता है, लेकिन अभी ये सारे टारगेट ब्रीच हो रहे हैं, दे आर एक्सीडिंग 6%। तो वे अहेड इज दैट जो भी अथॉरिटीज हैं उनको कोहर्ट में एक्ट करना पड़ेगा। कोहर्ट मीन्स कोऑर्डिनेशन के साथ एक्ट करना पड़ेगा, एक साथ एक्ट करना पड़ेगा टू ब्लॉक द इन्फ्लेशन, otherwise it will definitely going to affect the consumption and economic growth of the nation, and it will further impact the normal citizens. So friends, this is the today's discussion we have completed, and we will meet again for our next discussion. Thank you very much.